स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक और नया आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल। इससे पहले के वीडियो में हमने एक डायपोल का किस तरह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल। ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर एक बेसिक चीज़ पढ़नी है पहले, जो तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। मान लो हमारे पास में सपोज़ एक वेक्टर है, ठीक है, और उस वेक्टर को अगर हमें रिज़ॉल्व करना है तो वो रिज़ॉल्व किस तरह से करते हैं पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, सपोज़ हमारे पास में ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई, ठीक है, और इसमें हमारे पास में एक सपोज़ ये वेक्टर है। चलो मान लेते हैं इसको हम वेक्टर ए। अगर ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल अगर करता है तो उस केस में हम जो है एक्स को लिख सकते हैं ए कॉस ऑफ थीटा और वाई को लिख सकते हैं ए साइन ऑफ थीटा। ये हो गए इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एंड वाई। तो किसी भी वेक्टर को हम एक्स और वाई के अलोंग जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में। पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, इक्वेटोरियल पॉइंट किसे बोलना है। ठीक है, मान लो हमारे पास में जो है ये एक ऐसा डायपोल है, ठीक है, और इस डायपोल का ये एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे जो है इसका सेंटर है। ठीक है, तो अगर हम कोई पॉइंट इस लाइन पे लेते हैं, जो लाइन परपेंडिकुलर है इस एक्सिस को और उसके सेंटर से पास करती है, तो ऐसे सारे पॉइंट्स को जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं उसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट्स कह सकते हैं। तो ये पहले दो बातें हमें पहले पता होनी चाहिए, बाकी पूरा एकदम इसमें ईजी है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। इस केस के लिए मान लो हमारे पास एक डायपोल है जिसके चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू है, और ये जो है ये मान लो इसका एक्सिस है। ठीक है, इस एक्सिस से पास होती हुई मान लो हमारे पास में एक लाइन है, ठीक है, जो इस एक्सिस को परपेंडिकुलर है, और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स कौन से हैं हमारे इक्वेटोरियल पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इस डायपोल की जो लेंथ है या डायपोल लेंथ है वो 2a है, हमें पता है। ठीक है, मान लो हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है इस डायपोल की वजह से। ठीक है, ये पॉइंट P कहाँ पर है हमारा, अभी डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। सपोज़ ये जो पॉइंट है इसका जो सेंटर है डायपोल का उससे डिस्टेंस मान लो यहाँ पे r है, और हर एक चार्ज का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना होगा, यहाँ पर a होगा, जैसे कि डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो हमारे पास चार्जेस है प्लस क्यू और माइनस क्यू, हमें क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था। हमें यहाँ पे हर एक चार्ज यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जर्ट कर रहा है, या हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना मौजूद है, हमें वो चेक करना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कि सपोज़ ये जो हम यहाँ पे वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर्स P पॉइंट से चार्ज के लिए, सपोज़ ये यहाँ पर एक एंगल थीटा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं या फॉर्म करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P के ऊपर वो किस तरह से होना चाहिए, चार्ज से अवे होना चाहिए कुछ इस तरह से उस पॉइंट P पर। और जो माइनस क्यू चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होना चाहिए, चार्ज के टूवर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो ब्राउन कलर की लाइन थी वो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही है उस पॉइंट पर, और ये जो ब्लू कलर की हमारे पास वेक्टर अभी आ रही है, ये वेक्टर क्या कर रहा है यहाँ पर अभी इस माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है जो कि चार्ज की तरफ है। मान लो ये हमारे पास में E माइनस क्यू है। ठीक है, अब इसके बाद का जो काम है वो काफ़ी क्रूशल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें क्या करना है, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू इन दो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमें स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो E प्लस क्यू है
उसको हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर फॉर्म करते हैं। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा ई प्लस क्यू का, ठीक है। ये होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर यहाँ का एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। इसलिए इस ई प्लस क्यू का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो बन जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। वैसे ही अगर हमें सपोज़ इस ई प्लस क्यू का अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और ये कितना होना चाहिए, ये होगा ई प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, ई माइनस क्यू के जो कंपोनेंट्स है उसको ड्रॉ करना है। इस ई माइनस क्यू का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आ जाएगा वापस यहाँ पे ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, इस तरह से। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बन जाएगा ऐसे यहाँ पर, और ये भी कितना होना चाहिए, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है। सबको यहाँ तक ये बात क्लियर है। मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ठीक से देख लो। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। सबसे पहले हम ई प्लस क्यू को यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये बन जाएगा ऐसा, ये है ई प्लस क्यू कॉस थीटा। इससे पहले डिस्कस किया है मैंने कैसे बनता है कंपोनेंट ये। और ये बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ई प्लस क्यू साइन ऑफ थीटा। वैसे ही अगर हम ई माइनस क्यू की बात कर रहे हैं तो ई माइनस क्यू का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बन जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो डाउनवर्ड है इस केस में अभी, वो बन जाएगा ई माइनस क्यू साइन ऑफ थीटा। सबको यहाँ तक मेरे ख्याल से पहले क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो नेट फील्ड बनने वाला है वो किससे बनेगा, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा है, ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं। अगर हम बात करते हैं ई प्लस क्यू की या ई माइनस क्यू की, इन दोनों का जो मॉडुलस है वो सेम ही आएगा, ठीक है। आगे हम देखने वाले उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा दोनों वैल्यू सेम ही होगी, लेकिन ये वेक्टर्स अपोजिट है, इसलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा ज़ीरो। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कोई भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये यहाँ पर एडअप करेंगे और जो रिजल्टेंट फील्ड है वो ये प्रिपेयर करेंगे या फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर इन दोनों कंपोनेंट का अगर हमें यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक तरह से हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ यूज़ कर सकते हैं नेट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का सम फाइंड करने के लिए, तो ये इस तरह से होगा, और इसका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह से होगा इस ब्लू वेक्टर के हिसाब से। बट ये ब्लू वेक्टर किससे बन रहा है, ये बन रहा है ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इन दो कंपोनेंट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, ठीक है। अब इस डायपोल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यहाँ पर ग्रीन वेक्टर शो कर रहे हैं माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू की ओर। ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा डायपोल मोमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर, मान लो पी, ठीक है। तो ये डायग्राम पहले अच्छे से समझ लो। डायग्राम अगर तुमने ठीक से समझ लिया तो इक्वेशन काफ़ी ईजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पहले यहाँ पे फाइंड करते हैं क्या होगा वैल्यू ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का। ई प्लस क्यू का वैल्यू बन जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब ध्यान दो, यहाँ पर एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हम यहाँ पर फील्ड फाइंड कर रहे हैं, ये फील्ड किसका है, ये फील्ड प्लस क्यू का है। कहाँ पर है, इस पॉइंट पी के ऊपर का है। अगर हम मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर होता है। इस आर का मतलब क्या है यहाँ पर है, आर का मतलब है उस पॉइंट का उस चार्ज से कितनी दूरी है वो होता है। इस केस में डिस्टेंस हमारा ये है, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, ठीक है।
ये हमारा प्लस क्यू का डिस्टेंस है किससे, पॉइंट पी से। अब देख लो यहाँ पे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये ए है ये आर है, तो ये जो यहाँ पे लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, वो जो लेंथ है वो ऑब्वियसली ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी बन जाएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसलिए पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लेने के बाद में जो हमारे पास क्वांटिटी यहाँ पे बचती है वो है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड। अब ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं ई माइनस क्यू की, तो ई माइनस क्यू का भी डिस्टेंस उतना ही आएगा अगर हम उस ट्राइंगल में देखते हैं तो इसलिए ई माइनस क्यू का जो मॉडुलस है वो बन जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान रखो यहाँ पर स्केलर फॉर्म यूज़ किया है, हमने अभी तक यहाँ पर वेक्टर फॉर्म को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। बस एक बार अगर हमें ये पता लग गया तो सिंपली अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो इसलिए जो हमारे पास अभी ई बनेगा वो ई क्या बन जाएगा, ई का वैल्यू बन जाएगा यहाँ पर ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, जैसे हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। ये दो वेक्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, किसके लिए, नेट ई के लिए, ठीक है। अब ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, मान लो ये सपोज हमारे पास कुछ ई डैश है, ठीक है, उनका मॉडुलस सेम ही रहने वाला है, कितना होने वाला है वो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो इसको हमने सेम लिखा हुआ है। अब इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है हमारे पास में वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा E इज इक्वल टू 2E डैश कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं इसको E डैश, इसको भी अगर मैं E डैश लिखता हूँ तो ये E इस तरह से बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसके अंदर हम लोग जो है E की वैल्यू पुटअप करेंगे, E डैश की, कॉस थीटा का वैल्यू हम पुटअप करेंगे इस ट्राइंगल से, इससे या फिर इससे हम किससे भी पुटअप कर सकते हैं, ये भी थीटा ही है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम वैल्यूज़ यहाँ पुटअप करते हैं तो ये E डैश का वैल्यू बन जाएगा ये 2 एज इट इज़, ई डैश का वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर जो कॉस थीटा का वैल्यू आना चाहिए वो क्या आएगा, ये आएगा इस तरह से ए अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम थीटा यहाँ पे ले रहे हैं तो ये हो गया हमारी एडिशन साइड और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है। तो इसलिए जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, E इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा अब हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, और हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए अब जो हमारे पास इक्वेशन आएगी E की वो कुछ इस तरह से होगी। मैंने उस स्टेप को वापस यहाँ पे कैरी किया है, तुम लोग देख सकते हो। अभी ये जो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये पावर 1/2 है यहाँ पर, ठीक है, 1/2 पावर है ये। यहाँ की पावर कितनी है, 1 है, तो ये पावर 1 और ये पावर 1/2 ये बन जाएगा पावर तुम्हारा 3/2। तो इसलिए हमारे पास जो E की इक्वेशन बनेगी अभी वो इस तरह से बनेगी 1/4πε0 2AQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। ये क्या है बताओ, 2AQ को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं उस डाइपोल का, राइट। तो इसलिए ये 2AQ जो है इसको हम P लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम उस 2AQ को P लिखने वाले हैं और हम यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं। अभी कौन सी कंडीशन, कि अगर तुम्हारा R A से काफ़ी बड़ा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस अगर हमारा, ठीक है, इस डिस्टेंस A से या फिर इस डिस्टेंस A से काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू A, अगर हमारा R काफ़ी दूर है, इसका कहने का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डायपोल से काफ़ी दूरी पर अगर है तो उस केस में ये जो ए स्क्वायर है इक्वेशन में उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने इक्वेशन में से ए स्क्वायर नेगलेक्ट कर दिया
तो उस केस में हमारी इक्वेशन बनेगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 2a³ अपॉन r³। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या बन जाएगा इसका, ये r³ बन जाएगा a² निकालने के बाद में। ठीक है, और अगर हम इस 2a³ को अगर p लिखते हैं तो फिर ये E बन जाएगा 1/4πε0 p अपॉन r³। तो यही हमारा क्या है, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अभी स्केलर फॉर्म में है। हमें ट्राई करना है कि क्या इस E को हम किसी वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं क्या। अगर ये करना है तो थोड़ा सा डायग्राम में देखो, ये हमारी E की डायरेक्शन है कुछ इस तरह से। ठीक है, और हमारे पास एक वेक्टर यहाँ पर है इस तरह से, ये हमारा यूनिट वेक्टर P है। तो इन दोनों को अगर हम यूज़ करना चाहें तो इसका यूज़ करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E को हम इस P के टर्म में दिखा सकते हैं। वेक्टर्स हमारे कुछ ऐसे हैं, ये E का वेक्टर है नेट E का, और ये हमारा यूनिट वेक्टर P है। दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मैं E को लिख सकता हूँ यहाँ पर, अब मैंने वेक्टर फॉर्म यूज़ किया है, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1/4πε0 p अपॉन r³ इंटू यूनिट वेक्टर P। ये यूनिट वेक्टर P आने से ये क्या बन गया, अब वेक्टर E बन गया। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में हमारे पास इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और इसे ही हम कहते हैं इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दो, पहले केस में जब हमने एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था उस केस में यहाँ पे 2 एक टर्म आई थी, E इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस साइन था 1/4πε0 2p अपॉन r³ इंटू यूनिट वेक्टर P था। किसके लिए, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। लेकिन इक्वेटोरियल फील्ड के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन या उसका वैल्यू जो है इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है इक्वेटोरियल फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। एक लास्ट में फिर से एक बार, इक्वेटोरियल फील्ड किसे कहते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे पॉइंट पे फाइंड करना चाह रहे हैं जो एक इमेजिनरी लाइन उस डायपोल के सेंटर से पास करती है, उसके एक्सिस को परपेंडिकुलर होती है, वहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस किया जाता है कई जगह पे, उसे कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन जो है वो कुछ इस तरह का हो सकता है, मैं डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो प्लेन है इसको हम इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे। ठीक है, ये प्लेन बेसिकली तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है उस एक्सिस को भी। ठीक है, तो इस तरह का हम यहाँ पे फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि तुम लोग को ये सब कुछ समझ में आया होगा। अपने अच्छे से देखभाल कीजिए, लॉकडाउन को फॉलो कीजिए, हाइजीन को फॉलो कीजिए। थैंक यू।